उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान बसता है, लगभग 20% की आबादी है। और मैं तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि बीजेपी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की मुसलमानों को टिकट देने की। संभल लोकसभा सीट से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली शनिवार को संभल पहुंचे, जहां शौकत अली ने आगामी लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से एक मुस्लिम नाम सहित 195 प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी करने को लेकर यूपी तक से खास बातचीत की। शौकत अली ने मुस्लिम को टिकट देने पर बीजेपी के कदम को एक अच्छी शुरुआत बताया, यानी कि एआईएमआईएम की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया। इसी के साथ बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी को चुनाव लड़ाकर नरेंद्र मोदी को हराने की सलाह दी और कहा कि किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाने से बेहतर है कि खुद ही फाइट करनी चाहिए। वहीं शौकत अली ने कहा कि सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप से परहेज है। यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने किन अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, चलिए सुनवाते हैं आपको। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संभल समेत देश भर की 195 लोकसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली जी। उनसे बात करते हैं आखिर किस तरह से वो इस पहली सूची को बीजेपी की देखते हैं। शौकत अली जी, आज बीजेपी की जो 195 लोगों की सूची है वो आज सामने आ गई है, उसमें अभी तक जो है एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान मुस्लिम के केवल केरल सीट पर जो किया गया, यूपी खाली है। किस तरह से देखते हैं इस पर? उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान बसता है, लगभग 20% की आबादी है। और मैं तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि बीजेपी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की मुसलमानों को टिकट देने की। लेकिन आबादी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा है, और देना चाहिए। जो बीजेपी के पास ना कोई मिनिस्टर मुसलमान है, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नहीं है। तो अब बीजेपी की लिस्ट आई है, अब वो पार्टी का मामला, उनका मामला है, अब वो किसको टिकट देंगे, अब उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। 34 केंद्रीय मंत्री भी जो है फील्ड में उतारे जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी जो झूठ बोलती है उसमें भोले भाले लोग फंस भी जाते हैं। अगर आप विकास की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में विकास आपको कहाँ नज़र आता है, या उत्तर प्रदेश में आपको विकास कहाँ नज़र आता है। आज युवा बेरोजगार है, लेकिन आप बीजेपी से बात करेंगे तो कहेंगे हमने राम मंदिर दिया। आज 15 लाख की बात आपने किया था, आपने किसी को 15 रुपया तक नहीं दिया। आए दिन आप देख रहे हैं कि कई लाख लोग भर्ती होती है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब क्या है भाई, आप क्या कर रहे हैं? अब कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। 400 रुपया किलो लहसुन बिक गया, कहीं कोई खबर नहीं। 200 रुपये किलो में टमाटर बिक गया, कहीं कोई खबर नहीं। कौन सी आप जो है यहाँ पे विकास की लहर चल रही है, ये चल रहा है नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बनारस नहीं है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने या तो अखिलेश यादव को या तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फेस है अखिलेश यादव, और उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी रहे, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो वो या तो अखिलेश यादव या तो राहुल गांधी। इन लोगों को सबसे पहला काम मोदी जी को उनके सांसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ करके उनको हराना पड़ेगा। मोदी जी हार जाएंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हरा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी फिर जो चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे मोदी के सामने? उत्तर प्रदेश में चूँकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं, उनका स्टेट भी यूपी नहीं है, वो तेलंगाना के रहने वाले हैं।
तो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये तो यूपी के ही सांसद थे ना। राहुल गांधी भी अमेठी से थे, तो वहाँ से देखिए आप कौन जीत गया, है ना। फिल्मों में काम करने वाली उनको हरा दी। ये देखिए आजमगढ़ से ये सांसद थे, उपचुनाव हुआ, अपने भाई को इन्होंने लड़ाया, इस्तीफा दे दिए थे। तो वहाँ भी एक नाचने, वो क्या नाम है, वो फिल्म एक्टर भोजपुरी फिल्म के, उन्होंने हरा दिया। तो ये लोग चूंकि यूपी के हैं और मोदी जी गुजरात के हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के होने के नाते इन लोगों की पॉपुलैरिटी जो है मोदी जी से ज्यादा है, क्योंकि वो गुजरात से आए हैं ना। तो यूपी के लोग यूपी वालों को ज्यादा समझते हैं, तो इनको लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने, मोदी जी को हराना चाहिए और इनको मोदी जी के सामने खुद चुनाव लड़ना चाहिए। किसी को बलि का बकरा बनाने से बेहतर है खुद इनको फाइट करना चाहिए। वही यूपी की बात करें तो यूपी में अभी आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, तो बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं आपकी बातचीत जो है कहीं हुई है अंदर खाने, और 5 सीटों को लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो है पार्टी का स्टैंड रहेगा लोकसभा सीटों को लेकर के, फाइनल रणनीति किस तरह? देखिए पहली चीज़ तो यह मैंने आपसे कहा ना कि हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम नहीं चाहते कि तीसरा मरतबा बीजेपी रिपीट करे। हम ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में एमआईएम को भी हिस्सेदारी दी जाए और बीजेपी को रोका जाए, और बीएसपी से भी बात करके इंडिया गठबंधन में बीएसपी को भी लाया जाए। वरना आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, आप एनडीए को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझती है। हमने 5 सीट 10 सीट 15 सीट का कोई मामला ही नहीं है। अगर ये हमको गठबंधन में लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है गठबंधन में जाने के बाद। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर मैं कहूँगा कि हम अपनी पार्टी से अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे अगर ये गठबंधन में हमको लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग एमआईएम को अपने गठबंधन में लेंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप से इन्हें परहेज है। तो फिर कितनी सीटों पे अकेले जो फिर चुनाव लड़ेगी पार्टियाँ? 20 सीट का हमने प्रपोजल भेजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब देखिए जैसी उनकी सहमति आती है वैसे हम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करना शुरू कर देंगे। 5 संभल सीट की भी है, संभल सीट को लेकर के किस तरह के आगे के फैसले आपके होने वाले हैं, क्या लगता है? आप आज संभल आए, शफीकुर रहमान बर्क साहब को जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप आए थे, क्या रहेगी फाइनल स्ट्रेटेजी जो है क्या आगे के लिए? देखिए शफीकुर रहमान बर्क साहब का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी क्षति है और इस जगह को भरना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। शफीकुर रहमान बर्क साहब वो सिर्फ संभल के नेता नहीं थे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, बल्कि वो हिंदुस्तान के काबिल तरीन और बेबाक लीडर थे जो दबे कुचले अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की आवाज़ थे, तर्जुमानी करते थे वो पार्लियामेंट के अंदर। किस पार्टी में थे उससे मतलब नहीं था, हमेशा उन्होंने हक बात कही, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पार्टी की लाइन से हट करके भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन वही पार्लियामेंट लड़ने की बात तो ये पार्टी फैसला करेगी कि हम कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे। जो प्रपोजल भेजा गया है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता साहब ने 7 सीट के बारे में कहा भी आप लोगों के सामने, यकीनन वो जो सीटें हैं वो हमारे उस प्रपोजल में 20 में है। अब आगे क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या फैसला होता है, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जो नाम सामने आए हैं उस सूची में एक संभल सीट का भी नाम है जी। जियाउर रहमान बर्क अभी समाजवादी पार्टी में है, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उनके लिए प्रस्ताव कुछ लोगों ने रखा, अगर उनको वहाँ से टिकट नहीं होता तो प्रत्याशी वो या संभल से जो चेयरमैन पति मुशीर का है वो प्रत्याशी भी हो सकते, एक नाम ये भी है। देखिए जियाउर रहमान बर्क साहब टिकट मांग रहे हैं, ये उनका अपना उनकी पार्टी का मामला है, ठीक है। उनकी दावेदारी अगर मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, ये तो उनकी पार्टी को तय करना है। लेकिन आपकी हमारे तो दल अलग है, उनके दल हमारे दल अलग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल अलग नहीं है और हम उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ भी करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो चीज़ें हुई नहीं है तो उस पर क्या डिस्कस किया जाए। संभावनाएं बन सकती है कहीं ना कहीं। कहा मैंने ना कि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे क्या करना।
ये AIMIM के यूपी अध्यक्ष थे जिन्होंने हमसे जो तमाम सवालों के जवाब दिए, खुलकर बातचीत की। अभिनव माथुर, संबंध यूपी।